हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके फंक्शंस में जैसे क्या एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो उससे आगे ही हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्या क्या होता है, जैसे क्या है प्रोटीन फोल्डिंग। तो इनसे पहले जो इनकी स्ट्रक्चर है और एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, इसकी वीडियो आप जाकर देख लीजिए, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के आगे हम देखेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ ईआर, यानी जो ईआर में किस तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, फोल्डिंग कैसी होती है। तो उसी प्रोसेस में हम देखते हैं प्रोटीन फोल्डिंग कि जो ईआर है उनमें प्रोटीन फोल्डिंग की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी रफ ईआर होता है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, और जिसके थ्रू क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब जो नया प्रोटीन बना हुआ होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हम देखेंगे क्या HSP70 फैमिली का जो एक महत्वपूर्ण चैपेरॉन क्या है, BIP। यह क्या है, चैपेरॉन। और यह चैपेरॉन क्या करता है, इस जो नया जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है उसमें जाकर जुड़ जाता है। तो क्यों? क्योंकि वह मिसफोल्ड ना हो जाए। उसे फोल्ड होने से रोकने के लिए क्या करता है, जो BIP होता है वह उस जो नया पॉलीपेप्टाइड बना हुआ होता है उसमें जाकर जुड़ जाता है और उसे मिसफोल्ड होने से रोकता है, ताकि समय आने पर वह क्या हो, प्रॉपरली फोल्ड हो सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें क्या है, ओलिगोसैकेराइड जुड़ जाता है। तो जो एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस से पहले हमने देखा था। तो इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि यह क्या है, ER ल्यूमेन साइड, और ये क्या है, साइटोसोल वाला साइड है। यह लिपिड बाइलेयर ऑफ ER। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो चैपेरॉन होती है BIP, इसके अलावा भी इसमें दो अन्य चैपेरॉन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेनेक्सिन और कैलेरेक्टिकुलिन। ठीक है, तो जो BIP होता है वह जोड़ के उसे फोल्ड होने से रोकता है। इसके अलावा भी दो क्या हैं, कैलेनेक्सिन और क्या है, कैलेरेक्टिकुलिन। ठीक है, तो ये दोनों जो चैपेरॉन होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उससे जुड़ जाते हैं और उसे अनफोल्डेड स्टेट में ही बनाए रखते हैं, यानी उसे फोल्ड होने नहीं देते हैं और उसी स्टेट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें बनाए रखते हैं और उसे ER में ही रखे रहते हैं, ताकि यह ER से बाहर ना जा पाए। क्या, कैलेनेक्सिन और कैलेरेक्टिकुलिन। ठीक है, ये क्या है, जो कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन्स होते हैं, या इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो यह भी चैपेरॉन है जो इन्हें अनफोल्ड, यानी उन्हें अनफोल्ड स्टेट में बनाए रखते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन थी जिसमें क्या था, ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ था, अब इसमें जो कैलेनेक्सिन या जो कैलेरेक्टिकुलिन है इसके जोड़ने के लिए इसे क्या चाहिए, एक ग्लूकोज। इसमें जो 3 ग्लूकोज है उसके बजाय एक ग्लूकोज होता है, तभी यह इसे क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है और इससे क्या करेगा, इससे जाकर बाइंड करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ER ग्लूकोसाइडेज में जो एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं, इस ग्लूकोज में से 2 ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या हो गया, 2 ग्लूकोज क्या हो गया, बाहर हो गया। यह अभी भी क्या है, अनफोल्ड स्टेट में है। जब 2 ग्लूकोज निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 ग्लूकोज, और जब 1 ग्लूकोज आता है तो इसमें जो कैलेनेक्सिन होती है
जो कैलेनेक्सिन होती है वह क्या करती है, इसे रिकॉग्नाइज करती है। जब एक ग्लूकोज होगा तभी यह क्या करेगी, इसे रिकॉग्नाइज करेगी, और जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड है उसमें जाकर ये क्या कर जाती है, जुड़ जाती है, यानी बाइंड कर जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो कैलेनेक्सिन है वह किससे बाइंड किया हुआ है, ग्लूकोज से, और जब इसे क्या होना होता है, जब प्रोटीन्स को फोल्ड होना होता है तब यह जो चैपेरॉन होता है और जो ग्लूकोज होता है यह दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जो ग्लूकोज है वह चैपेरॉन के थ्रू ही क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और यह जो प्रोटीन्स होता है वह क्या हो जाता है, फोल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यह प्रोसेस तो होती है कि जो चैपेरॉन है और जो ग्लूकोज है वह हट गया। अब इसके बाद जो प्रोटीन्स है वह क्या होगा, नॉर्मली फोल्डेड होगा, और यदि किसी कारण से यह जो प्रोटीन्स है, यानी जो प्रोटीन है वह फोल्ड नहीं हो पाता है, तो यह क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली फोल्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से फोल्ड नहीं होगा। और जो पूरी तरीके से फोल्ड नहीं होगा तो इसके लिए क्या होता है कि इनमें एक एंजाइम काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। तो जो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये क्या है, ER सॉल्यूबल प्रोटीन है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ER लूमेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यह ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, जो UDP ग्लूकोज है इसे क्या करेगा, शुगर डोनर के रूप में इसका उपयोग करता है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका एडिशन हो जाता है, एडिशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो इस एंजाइम के थ्रू, जो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसके थ्रू क्या होता है कि जो यहाँ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड है इसमें क्या होती है, जो एक ग्लूकोज है वह क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, और जब एक ग्लूकोज इसमें ऐड हो जाता है उसके बाद फिर से जो कैलेनेक्सिन होता है वह क्या करता है, इसे रिकॉग्नाइज करता है और इससे जाकर बाइंड हो जाता है, और इसके बाद फिर से वही प्रोसेस रिपीट होती है, और यह प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि जो प्रोटीन्स है वह नॉर्मली फोल्डेड ना हो जाए, यानी पूरी तरीके से यह प्रोटीन क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तभी यह प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। यदि यह इनकम्प्लीटली फोल्डेड हो गया या मिस फोल्डेड हो गया तो आगे जो भी इसकी प्रोसेस है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होगी वह ठीक से नहीं हो पाएगी। तो यह सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ER में, ER के जो ल्यूमेन होती है उस साइड पे होती है, और इनमें जो विभिन्न एंजाइम्स होती है उनके थ्रू सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, रिमूव कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो एक ग्लूकोज होगा उसे रिकॉग्नाइज करके क्या, कैलेनेक्सिन या कैलेरेक्टिकुलिन यह मिलके क्या करते हैं, ये इससे बाइंड हो जाते हैं, और यह जो चैपेरॉन है ग्लूकोज है यह क्या रिमूव हो जाता है, और आगे जो एंजाइम है उसके थ्रू क्या होती है, जो प्रोटीन्स हैं उनके फोल्डिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन फोल्डिंग। इसमें हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी जो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड में जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे कि जैसे कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वह क्या होता है, साइटोसोल में नहीं बनता है, यानी एनवायरनमेंट रेड्यूस के कारण जब ये क्या होता है, वह स्थिति होती है जब क्या होती है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वह कम हो जाता है, तो उस स्थिति में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या होता है, साइटोसोल में नहीं बनता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ER के ल्यूमेन में जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कौन एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज जो एंजाइम है इनके थ्रू यह प्रोसेस होती है, और यह क्या करते हैं कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनके रीअरेंजमेंट को भी क्या करेंगे, कैटेलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कहाँ होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बनते हैं, और इसके अलावा जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होती हैं और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं उनके एंडोप्लाज्मिक जो डोमेन होती है उनमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि जो फ्री राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो भी सिंथेसाइज जो प्रोटीन होती है उनमें क्या होगा, साइटोसोलिक प्रोटीन और क्या होगा, ऑर्गेनल प्रोटीन। तो इन दोनों में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है उनकी कमी होती है।
उसके आगे हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। तो जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि जो मेम्ब्रेन लिपिड है उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, SER में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनमें जो भी फॉस्फोलिपिड होती हैं, फॉस्फोलिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनका सिंथेसिस क्या होता है, इनमें होता है। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड है यह क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड है और इनका सिंथेसिस कहाँ होगा, जो स्मूथ ER होती है उनमें, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनमें होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी मेम्ब्रेन लिपिड होती है उनके सिंथेसिस कैसे होता है। तो इनका सिंथेसिस जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होती है और जो फैटिल एसिल कोई एंजाइम होती हैं, इन दोनों के माध्यम से ही इनका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी फास्फोलिपिड होती है उसका मेन कंपोनेंट या क्या कहें हम, बैकबोन क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इससे ही जो लिपिड होती है उनका सिंथेसिस होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड होती है वह सीधे फास्फोलिपिड में इसे शामिल नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड जो फैटी एसाइल कोई एंजाइम A है, इनके द्वारा क्या होंगे, यह को एंजाइम एस्टर में एस्टरिफाइड होंगे और उसके बाद ही इन्हें क्या हो जाएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद फिर जो भी लिपिड है उनका सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है और जो फैटी एसिड को एंजाइम A, इनके थ्रू क्या होता है, जो भी इनमें प्रेजेंट, यानी एक प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ER के साइटोसोलिक लीफलेट में, साइटोसोलिक लीफलेट में। ठीक है, तो जो साइटोसोलिक लीफलेट होती है उनमें जो भी एंजाइम प्रेजेंट होती है उनके थ्रू क्या होता है, यह क्रिया होती है और इनमें फिर जो भी ये क्या बनाते हैं, जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होते हैं वह क्या बनाते हैं, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बनाते हैं और इसके बाद ये क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉस्फोटेटिक एसिड में, फॉस्फोफेटेटिक एसिड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि फॉस्फेटेटिक एसिड बनता है, तो इनसे जो भी फास्फोलिपिड है उनका सिंथेसिस के लिए 2 स्ट्रेटजी दी गई है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो फास्फोटेटिक एसिड होती है इन्हें क्या कहते हैं, एक्टिव किया जाता है। किसके थ्रू, जो CTP होती है उनके संघनन के द्वारा इन्हें फास्फोटेटिक एसिड जो होती है उन्हें एक्टिव किया जाता है, जिससे ये क्या बना सके, CDP डाइग्लिसरॉल बना सकें। ठीक है, अब जब CDP डाइग्लिसरॉल बन जाता है तो ये जो एक्टिव डाइग्लिसरॉल होता है यह क्या करता है कि जो भी अल्कोहल होती है उनके हाइड्रोक्सिल समूह के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो यह अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है और जो भी फॉस्फोलिपिड है उनका सिंथेसिस करता है। तो इसमें अगर अल्कोहल क्या हो जाएगा, इनोसिटॉल हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, फास्फोटाइडिल इनोसिटॉल बनता है प्लस CMP या प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो यह फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल है, यह फास्फोलिपिड है, इसी के जैसे और क्या बन सकता है, फास्फोटाइडिल कोलिन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन लिपिड होती है उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी यह सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, जो साइटोसोलिक लीफलेट होती है यानी ER का जो भी साइटोसोलिक वाला पार्ट होता है उनमें यह प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है और जो इसी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो भी एंजाइम बन चुका है, जो भी फास्फोलिपिड जो बन चुका है वो अब कहाँ जाएगा, जो भी मेम्ब्रेन लिपिड है यानी जो भी सेल मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो, या फिर जो भी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे यह इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो तो ये हम यह समझ सकते हैं कि जो भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है,
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी जो भी प्रोटीन्स बनता है या लिपिड बनता है तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू उनके जो भी पर्टिकुलर स्थान है, जो भी जहाँ पे उन्हें काम करना है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। जैसे क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम या विभिन्न वेसिकल्स के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं माध्यम से कि जो भी लिपिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वह क्या होते हैं, यानी जो भी लिपिड का सिंथेसिस हुआ है वह इनके थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें इंसर्ट कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो भी मेम्ब्रेन लिपिड होता है उनका सिंथेसिस SER में होता है। हमने देखा फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के बारे में। तो जो फॉस्फोलिपिड फास्फोटाइडिल इनोसिटोल है और जो कोलिन है, तो जो फास्फोटाइडिल इनोसिटोल है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में पाया जाता है। उसी तरीके से जो फास्फोटाइडिल कोलिन होता है वह आउटर लीफलेट में होती है, तो वह उस स्थान पर क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उन्हें क्या करना, रिमूव करना। तो इसमें कौन सा सेल पार्टिसिपेट करता है, हिपेटिक सेल्स। ठीक है, तो जो हिपेटिक सेल्स होती है यह कहाँ होती है, लीवर में। और जो लीवर होती हैं, जो लीवर की यानी जो भी हिपेटिक सेल्स हैं वह क्या है, एक मेजर पेरेन्काइमल सेल होता है जो कहाँ होता है, लीवर में होता है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और डिटॉक्सिफिकेशन। तो इन सेल्स के द्वारा क्या होती है, या किसके जो कहाँ है, लीवर सेल्स में, और जो लीवर में है, और इनके थ्रू क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सेलुलर फंक्शन जैसे प्रोटीन, लिपिड और जो कार्बोहाइड्रेट होती है इनका मेटाबॉलिज्म, और इसके साथ साथ जो डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है वह भी करती है। तो इनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो SER होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह एक मेजर साइट होता है जिसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसमें हम देखते हैं जीन बायोटिक, ये क्या होता है, एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है, यानी यह नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, इसके लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, P450 कंटेनिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, जो माइक्रोसोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम जो होता है यह क्या है, इनमें P450 यह क्या है, एक हीम प्रोटीन होता है, जिनमें क्या है, हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो हीम प्रोटीन है, और यह जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनमें यह पाया जाता है। ठीक है, तो P450 किसे हम कहेंगे कि जिसमें साइटोक्रोम P450 जो होता है, जिनमें होता है, वह सभी क्या कहलाते हैं, माइक्रोसोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो इस क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, जो NADPH है, तो इसमें जो भी साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज जो एंजाइम होती हैं उनके थ्रू इनमें क्या क्या शामिल होती हैं, FAD और FAMN भी शामिल होती हैं, और इन कोफैक्टर्स के थ्रू क्या होता है कि यह जो भी जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनको इनमें ट्रांसफ़र के लिए क्या करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रोसेस क्या होगी, उत्प्रेरित होती है। और इसमें जो कंपाउंड्स होता है, यानी यहाँ पे RH किसको डिनोट कर रहा है, विभिन्न प्रकार के जो भी लिपोफिलिक जो भी कंपाउंड्स होती है, वाइड रेंज, इनकी बहुत सारी वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है, और सभी के लिए अलग अलग क्या होती हैं, P450 होती है। यानी जो भी कंपाउंड है उसके लिए अलग से साइटोक्रोम P450 होंगे, और सभी के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो इनमें जो भी लिपोफिलिक जिन बायोटिक्स होती है वह क्या करती हैं, वाटर में सोल्यूबल होती हैं, और यह फिर यहाँ से रिमूव
कर दी जाती है, तो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाती है। तो यह क्या करती है, जो भी किडनी द्वारा उनके एक्सट्रैक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल जाते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, SER में। ठीक है, तो यह सब क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, जिसमें हमने पहले देखा एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, फिर है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसके बाद है प्रोटीन फोल्डिंग की प्रोसेस कैसे होती है, जो लिपिड है उनका सिंथेसिस जो स्मूथ ER में है उसमें कैसे होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है। इसके अलावा भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटन फ्रेमवर्क जो सेल है उनको प्रोवाइड करते हैं, और यह इंट्रासेलुलर जो सर्कुलेशन होती है, यानी जो भी प्रोटीन्स होती है, लिपिड होती है, तो इन सब के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में काम करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने देखा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उनका मेन कंपोनेंट होता है, और जो भी इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन होती है उनके में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी जैसे जो सेल ऑर्गेनेल है, इनके मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी जो ER होती हैं वह क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यह हो गया ER के वह फंक्शंस के बारे में। जो इनकी जो नोट्स है उनका PDF आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।